बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गोपी। गोपी इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। इस पाठ में यह जो पाठ है गोपी नामक, वो प्रस्तुत पाठ एक भावनाप्रद व शिक्षाप्रद रचना है, जिसमें शिल्पा एक अध्यापिका है जो लंबी यात्रा से लौटती है। वह एक गुलाबी पत्र पढ़ती है जिसे उसके पूर्व छात्र गोपी ने लिखा था। चलिए बच्चों, अब गोपी ने अपनी अध्यापिका को पत्र में क्या लिखा है उसे हम विस्तार से इस पाठ के या कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ क्रमांक 14 गोपी। इस कहानी की लेखिका है सावित्री परमार। इस पाठ में हमें क्या सीख मिलने वाली है, तो परिश्रम की महत्ता अर्थात परिश्रम के महत्व को हम इस पाठ के द्वारा अर्जित करेंगे, समझेंगे। संयम और मानवता जैसे नैतिक गुणों का विकास भी इस पाठ के माध्यम से हमें सीख के द्वारा बताई गई है। व्याकरण में हम पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का ज्ञान, तत्सम तद्भव शब्दों से परिचय, वाक्य प्रयोग का ज्ञान और वचन का परिचय, यह ग्रामर के टॉपिक, व्याकरण के टॉपिक आपको इस पाठ में नीचे दिए गए हैं। अब व्याकरण के ये सारे टॉपिक जैसे लिंग और उसके प्रकार, शब्दों के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्यों का प्रयोग, वचन और वचन के प्रकार, ये सब ग्रामर के टॉपिक हमने अलग से बनाया है, उसको हम आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। लंबी यात्रा से लौटी थी शिल्पा। पड़ोसन कांता ने घर की चाबी के साथ साथ डाक भी दी। ढेर सारे पत्र थे। शिल्पा धूप में कुर्सी लगाकर डाक लेकर बैठ गई। शांति से पत्र पढ़ने लगी। गुलाबी रंग का एक लिफाफा नजर को बार बार बांधने लगा। अब देखिए, शिल्पा इस कहानी के प्रमुख पात्र है, जो अध्यापिका है और वह लंबी यात्रा के लिए कहीं गई थी। और जैसे वह यात्रा से लौटती है तो उसने यात्रा जाने से पूर्व घर की चाबी जो थी अपने पड़ोसन कांता के पास रखी हुई थी। जैसे ही वो यात्रा से लौटती है, पड़ोसन कांता से घर की चाबी लेती है। साथ ही इतने दिनों में जो भी डाक आए हुए थे, जो भी पत्र आए हुए थे, वो पड़ोसन कांता शिल्पा को दे देती है। शिल्पा घर पर आती है, धूप में कुर्सी डालकर डाक के आए हुए पत्रों को लेकर बैठ जाती है और शांति से एक एक करके पत्र पढ़ना आरंभ कर देती है। लेकिन उतने में एक गुलाबी रंग का लिफाफा बार बार उसकी नजर खींच रही थी। अब देखते हैं उस गुलाबी रंग का जो लिफाफा है वो किसके द्वारा भेजा गया है। हैरान मन से अर्थात आश्चर्यचकित होकर उन्होंने गुलाबी लिफाफा खोला। उन्होंने अर्थात किसने? शिल्पा जी ने। उसमें से शादी का एक निमंत्रण पत्र निकला। साथ ही धारीदार कॉपी के कागज पर लिखा एक खत था। लिखा था, परम आदरणीय गुरु दीदी, गोपी का प्रणाम। अब देखिए, यहाँ पर गोपी नाम का कोई एक व्यक्ति है जो शिल्पा को गुरु मानता है और वह उसे दीदी कहते हैं। दीदी जी, जब आप पूरा पत्र पढ़ लेगी तब शायद आपको अपना वह शिष्य गोपी याद आएगा, जिसे गले तक डूबे अभाव के दलदल से निकालकर आपने अपनी ममता की छाया दी थी, प्यार और सहारा दिया था, साहस, प्रेरणा और सही दिशा का ज्ञान कराया था। अब देखिए, यहाँ पर शिल्पा को जो पत्र लिखा है वो किसी उसके शिष्य ने, तो वह अध्यापिका थी, शिक्षिका थी। और शिक्षिका जब वो कार्यरत थी, अब बहुत लंबा समय हो चुका है, शायद वो अपने काम से निवृत्त हो चुकी होगी और उसके बहुत दिनों के बाद उसे यह पत्र आया है। और यह पत्र किसका है? शिल्पा के एक शिष्य का अर्थात विद्यार्थी का, जिसका नाम गोपी है। अब बहुत समय बीत जाने के कारण वह पत्र की शुरुआत में ही लिखते हैं कि आप शायद मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जब आप पत्र पूरा पढ़ लेंगे तो आपको मैं याद आ जाऊंगा कि किसने पत्र लिखा है। अब वो देखो अपने बारे में क्या बता रहा है कि आपने
आपका मैं वह शिष्य हूँ जिसे आपने गले तक डूबे अभाव के दलदल से निकाला था और अपनी ममता की छाया से उसे अपने पास लिया था, प्यार और सहारा दिया था, साहस, प्रेरणा, सही दिशा का ज्ञान कराया था। जब टूटकर बिखर जाने वाला था तब आप ही तो थी जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला। आपने अपने शिष्य के सिर पर इस तरह आशीर्वाद का हाथ रखा कि मैं आपका पुत्र जैसा हो गया था। आज मैं जो कुछ कहूँ वह आपके ही कारण, दीदी जी। आपको मैंने जितना जाना समझा उस पर मुझे गर्व रहा है, सदैव ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गोपी ने अपने गुरु अर्थात शिल्पा के प्रति अपनी उपकार की भावना या कृतज्ञता की भावना व्यक्त किया है कि आपने एक समय था कि हाँ मुझे साहस, प्रेरणा और सही दिशा दी थी और इसी कारण जब मेरा जीवन टूटकर बिखरने की अवस्था में था तो आपने मदद या सहायता करके मेरे जीवन को संभाला था और आपने मेरे आगे के जीवन के लिए जो कुछ किया है उसी के कारण आज मेरा जीवन अच्छा खासा चल रहा है। यह आपका आशीर्वाद रूपी हाथ सदैव मेरे सिर पर रखे थे और इसी कारण आज जो कुछ भी मैं हूँ वह आपके बदौलत है और इस बात से मुझे गर्व है और यह गर्व हमेशा रहेगा। जहाँ एक और विद्यार्थी के लिए आप अखरोट के समान कठोर थी, वही दूसरी और ममतामयी नारी का कोमल हृदय आपके पास भरपूर था। अब देखिए यहाँ पर गोपी ने शिल्पा इनके हृदय का, इनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि विद्यार्थियों के लिए वह अखरोट के समान कठोर थी। अब यहाँ पर देखो अखरोट जो होता है ऊपर से कितना कठोर होता है, नारियल भी देखो अंदर ऊपर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से वह नरम होता है, कोमल हृदय का होता है। अब यहाँ पर शिल्पा के लिए यह वर्णन किया है कि अखरोट के समान कठोर लेकिन दूसरी ओर ममतामयी नारी का कोमल हृदय भी आपके पास था। अब देखिए शिक्षिका को हमेशा इस प्रकार से कठोर का व्यवहार विद्यार्थियों के साथ करना पड़ता है क्योंकि अगर कुछ ऐसे समय आते हैं, प्रसंग आते हैं, अगर शिक्षिका विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं वह अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, अपने अंदर के कमजोरियों को वह पनपने देते हैं। तो इसी कारण बच्चों को कमजोर न होने दे और अनुशासन का सही पालन करने के लिए कभी कभी अध्यापिका को या शिक्षिका को विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करना पड़ता है। इसी कारण बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षिका को या शिक्षक को कठोर मानते हैं लेकिन उनके अंदर भी कोमलकांत हृदय होता है। अगर वो शिक्षिका होगी तो ममतामयी नारी, उसके हृदय में वह प्रेम, वह वात्सल्य, स्नेह आप लोगों को देखने को मिलता है। आज मैं जीवन के संघर्षों को झेलने में थोड़ा सक्षम हो सका हूँ। आप विश्वास करेंगे कि मैंने जो भी नया कदम उठाया है पहले आपको मन ही मन प्रणाम किया। यहाँ पर गोपी बता रहा है कि जो भी आज वो उसके जीवन में सक्षम बन सका है उसके लिए वह शिल्पा के द्वारा जो संस्कार उसके ऊपर किए गए थे उसे वह मानता है। दीदी जी खुद पढ़ लिया 12वीं तक, यह आपको विदित है। विदित होना, पता होना, मालूम होना। उस समय आपका तबादला हो गया था। तबादला होना नौकरी के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थलांतर करना पड़ता है तो उसे तबादला कहा जाता है। आप दूर चली गई थी। मैंने एक सूत मिल में नौकरी कर ली। देखिए वो उसे अपनी याद बता रहा है कि 10वीं तक वो तो उनको पढ़ाती थी 10वीं कक्षा में शायद और 12वीं तक उसका शिक्षा कर ली थी। खुद पढ़ लिखा था उसने 12वीं कक्षा तक, लेकिन उसके बाद शिल्पा और गोपे इनका एक दूसरे से वो अलग हो गए थे। कुछ पता नहीं था क्योंकि शिल्पा नौकरी के कारण उस स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई थी। आप दूर चली गई थी और उसके बाद उसने एक सूत मिल में नौकरी कर ली थी। किसने? गोपी ने। छोटे भाई को 10वीं तक पढ़ाया और लोहे के पुर्जे बनाने वाले वर्कशॉप में काम दिला दिया। अब छोटे भाई के बारे में बता रहे कि उसकी भी मैंने 10वीं तक शिक्षा पूरी की है, अब वो वर्कशॉप में काम कर रहा है। माँ तो पहले ही जर्जर हो गई थी छोटे भाई की शादी के बाद। माँ तो पहले ही जर्जर हो गई थी
छोटे भाई की शादी के बाद वह जीवित नहीं रह सकी, परंतु हम दोनों भाइयों को 4 पैसे कमाते देखकर वह संतुष्ट होकर गई। मैंने स्काउटिंग का प्रशिक्षण लेकर एक शिक्षण संस्था में नौकरी पा ली है। अगले हफ्ते मेरा विवाह होने वाला है। आपके पास निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। मेरी खुशियों का कोई अंत नहीं होगा दीदी जी, आपको इस शुभ अवसर पर पाकर। आशा करता हूँ कि आप अवश्य दर्शन देंगी और अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करेंगी। सदैव की भांति आपका गोपी। तो अब देखिए वह बता रहा है कि अब वो क्या कार्य कर रहा है। अब वो अच्छे से स्काउटिंग का प्रशिक्षण लेकर एक शिक्षण संस्था में कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अब उसकी शादी होने वाला है और वह चाहता है, इसीलिए वह अपने शादी का निमंत्रण पत्र उसकी अध्यापिका गोपी को भेजता है, गोपी शिल्पा को भेजता है। अब उसे वो कहता है कि अगर आप इस प्रसंग में आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही खुशियाँ होंगी, प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगा और आपको मिलकर हाँ और आपके द्वारा आशीर्वाद लेकर हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ सावल कर सकेंगे। तो इस प्रकार वह पत्र शिल्पा पढ़ती है। पत्र अंगुलियों में पत्ते सा कांपने लगा था। पत्र अंगुलियों में पत्ते सा कांपने लगा था। गोपी अब जब वह पत्र उसने पढ़ा तो उसके हाथ में वो कांप रहा था और अचानक से गोपी कौन है यह उसको याद आने लगा था। अचानक शिल्पा के सामने साकार हो उठा उनका विद्यालय और 12वीं कक्षा का बड़ा कक्ष। अर्थात शिल्पा और गोपी जब 12वीं कक्षा में था तब शिल्पा उसकी अध्यापिका थी। तो यहाँ पर इसका वर्णन दिया है। शिल्पा 12वीं कक्षा में जब वो पढ़ रहा था तब वो उसे पढ़ा रही थी। कक्षा में बैठे 60 छात्र थे, सभी स्वच्छ, सलीकेदार, अनुशासित और पढ़ने में रुचि रखने वाले। अब देखिए यहाँ पर ये सारी बातें जो है शिल्पा को याद आ रही है जब गोपी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो उसका यहाँ पर फ्लैशबैक पद्धति के द्वारा यह वर्णन उसको याद आ रही है, पिछली बातें याद आ रही कि वह 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी और उस कक्षा में लगभग 12वीं के 60 छात्र थे और सभी स्वच्छ, अनुशासन रखने वाले, पढ़ने में रुचि रखने वाले सारे विद्यार्थी थे। जो ही प्रार्थना के पश्चात घंटा लगता वह अपनी पुस्तक और कक्षा डायरी लेकर कक्षा में पहुंच जाती थी। एक नज़र पूरी कक्षा पर डालकर हाजिरी लेती थी और तुरंत पढ़ाई आरंभ। खिड़की दरवाजे बंद करा लेती ताकि तल्लीनता भंग न हो। तो देखो अब वो बता रही कि जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूलों में, महाविद्यालयों में, पाठशालाओं में प्रार्थना पश्चात घंटी बजती है और कभी कभी मैदान में प्रार्थना होती कभी कभी क्लास के कक्षा में भी प्रार्थना होती है। लेकिन घंटा बजने के बाद प्रार्थना समाप्त हो जाने के बाद घंटा बजती है, बेल बजती है और विषय शिक्षक या क्लास टीचर क्लास में आ जाते हैं। तो वही बातें बता रही कि क्लास में वो आती थी उसकी डायरी लेकर, किताबें लेकर और फिर पूरे सारे कक्षा पर नज़र डालती थी, सारे बच्चे आए या नहीं, कैसे बैठे हैं। फिर वो उनकी अटेंडेंस लेती थी, हाजिरी लेती थी, कौन उपस्थित है कौन अनुपस्थित है और उसके बाद पढ़ाई कराना स्टार्ट कर देती थी। और पढ़ाते समय वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेती थी क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का व्यक्ति नहीं चाहती थी पढ़ाने के वक्त। इसी कारण वह इस प्रकार का माहौल बना लेती थी। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि गोपी द्वारा पत्र पाकर शिल्पा अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और गोपी के द्वारा लिखे गए बातों को याद कर उसे उसकी 12वीं कक्षा में उसकी क्या अवस्था थी इसका वर्णन वो यहाँ करे। आगे इसको हम पढ़ेंगे अगले